हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है, हीट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हीट की कुछ यूनिट्स की बातें की थी। आज हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स की बातें करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में दो तरीके के टेम्परेचर प्रेशर काम में ज़्यादा लिए जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तथा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर लिया जाता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेशर। अब इसे याद रखने के लिए हम कोरिलेट कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब कि हम सामान्य अर्थ पर रहते हैं और सामान्यतः अर्थ पे टेम्परेचर 20 के करीब अगर देखें तो गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 20 के आसपास रहता है। तो इस प्रकार का जो टेम्परेचर है इसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल दिया। दूसरा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड को लिखा है और प्रेशर 1 बार को लिखा है। चूँकि प्रेशर दोनों में सेम है, 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर लगभग बराबर होते हैं, बहुत हल्का सा फर्क है। और सिर्फ टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि नॉर्मल वाला वो टेम्परेचर है जिसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि नॉर्मल परिस्थितियों में अर्थ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहता नहीं है। कितना रहता है? 20 के आसपास रहता है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस अगर हमारे पास हो तो वो कितना वॉल्यूम घेरेगी। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की, मतलब कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल गैस लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम घेरती है। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी कितना है? 22.0548 लीटर। थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेशंस के लिए या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए हम याद रख सकते हैं लगभग 24 लीटर, क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हमें सिंपली बताया जाता है कि कैलकुलेट दीज क्वांटिटीज एज एट एनटीपी। अब अगर हमें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के टेम्परेचर और प्रेशर नहीं पता है तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ये याद रखना है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा। वो कितना है? 22.4 लीटर। अगर मोटा मोटा सा हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल गैस को अगर हम किसी बकेट में भरना चाहें तो अपनी जो एवरेजन 20-22 लीटर की जो बकेट है वो पूरी भर जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि 1 मोल कितनी क्वांटिटी हम फिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इन दोनों स्टैंडर्ड्स में प्रेशर सेम है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और चेंज क्या हुआ है? टेम्परेचर चेंज हुआ है। और हम देख रहे हैं कि एसटीपी की बजाय एनटीपी पे टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए? एनटीपी की बजाय एसटीपी की बजाय एनटीपी पर बढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ 22.4 है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया 24.05। तो हम इस हिसाब से भी इनको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैं कुछ यूनिट्स प्रेशर की। प्रेशर की कुछ यूनिट्स मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी। प्रेशर की जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रेशर की एक यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। एक यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है एटमॉस्फेयर, एक यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है बार, एक और यूनिट अपन जानते हैं टोर, एक और यूनिट है mm ऑफ hg। आप सभी लोगों को इनमें रिलेशंस याद होनी चाहिए। आप
आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको मिलेंगे। ये सब प्रेशर की यूनिट्स हैं और किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए इनके कन्वर्जन अपने को हर वक्त आने चाहिए, तो इनके कन्वर्जन आप हमेशा याद रखें। अब हम चलते हैं, जैसा कि हमने कल कहा था कि हम आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एक्चुअली परफेक्ट या आइडियल गैसेज पे काम करती है या उसके लिए डेवलप की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट या आइडियल गैस क्या होती है। परफेक्ट और आइडियल गैस क्या होती है? वो सभी गैसेज जो गैस इक्वेशन PV = nRT को फॉलो करती हैं वो क्या कहलाती हैं? परफेक्ट गैसेज। वो सभी गैसेज जो गैस इक्वेशन PV = nRT को फॉलो करती हैं वो क्या कहलाती हैं? परफेक्ट या आइडियल गैसेज। अगर हम रियल गैसेज को देखें और अगर उन्हें लो डेंसिटीज पे काम में लिया जाए तो वो लगभग परफेक्ट गैसेज की तरह बिहेव करती हैं और इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। लेकिन जैसे जैसे डेंसिटीज बढ़ती हैं उनका बिहेवियर परफेक्ट से डेविएट होकर रियल की तरफ चला जाता है। परफेक्ट गैसेज की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जबकि रियल गैसेज की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज बोथ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कुछ बातें हैं जो हमें परफेक्ट और आइडियल गैस, परफेक्ट या आइडियल गैस के बारे में याद रखनी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एक मॉडल है, जैसा कि हमें पता है थ्योरी है तो इसमें एक मॉडल को डेवलप करने की कोशिश की गई है। चूंकि गैस को अगर अपन देखें तो गैस किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल से बनी हुई है और गैस का बिहेवियर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उस गैस का मॉलिक्यूल का बिहेवियर है। अगर अपन एक मॉलिक्यूल को लेकर उसके बिहेवियर को, डिटेल्ड बिहेवियर को स्टडी करें और कोई ऐसा मॉडल डेवलप करें जिसको लगाने पर उस पूरी गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के जो रिजल्ट्स निकल के आए वो सेम वैसे ही आए जैसे कि वास्तव में हमें ऑब्जर्व्ड मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो मॉडल कहलाता है। और ऐसा एक मॉडल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में डेवलप करने की कोशिश की गई है। एक पर्टिकुलर गैस के पर्टिकुलर पार्टिकल, और गैस के पार्टिकल यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल को लेकर उसकी डिटेल्ड स्टडी की गई, उसे मॉडल में फिट करके पूरी गैस के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश की गई और कोशिश की कि वो प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर सके। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एक मॉडल है, एक मॉडल डेवलप करती है जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर से पूरी गैस की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने की कोशिश करती है। अब चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, तो जब भी कोई थ्योरी डेवलप होती है तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। चूंकि हम रियल कंडीशंस में काम नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ अजम्पशंस या अप्रोक्सीमेशंस लेकर चलने पड़ते हैं और ये अप्रोक्सीमेशंस उस थ्योरी के पोस्टुलेट कहलाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के कुछ पोस्टुलेट हैं जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। काइनेटिक थ्योरी को देने से पहले जो अजम्पशंस माने गए वो इस तरीके से हैं। काइनेटिक थ्योरी ने माना कि जैसे सपोज करते हैं ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है। तो
काइनेटिक थ्योरी ने माना कि ये गैस छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर बनी हुई है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। जो केमिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स की होगी वही एवरेजन बिहेवियर में गैस में दिखाई देंगी। इसी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने माना कि अगर सपोज करो मैंने इस कंटेनर में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो नाइट्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन सपोज करो दूसरे कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन भरा है, इसके मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से अलग होंगे, लेकिन इसके सभी मॉलिक्यूल्स आपस में सेम होंगे। ये केटीजी का पहला पोस्टुलेट था। दूसरा केटीजी का पोस्टुलेट है कि चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड की तुलना में बहुत दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेज या इंटरमोलिक्यूलर, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज या जिसको अपन एट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एट्रैक्शन क्या होगा? लगभग नेग्लिजिबल, इस थ्योरी ने मान लिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने इसमें नाइट्रोजन गैस भरी है तो रियली में इनके बीच में नेग्लिजिबल इंटरेक्शन है, लेकिन चूंकि थ्योरी को डेवलप करना है और कुछ न कुछ अजम्पशन मानने हैं तो हमने मान लिया कि लगभग नेग्लिजिबल है। तीसरा अजम्पशन जो इन्होंने माना है वो है कि इस गैस के सभी मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूविंग है, मतलब हर एक पार्टिकल हर समय किसी न किसी स्पीड के साथ चल रहा है। हर एक पार्टिकल हर समय किसी न किसी स्पीड के साथ चल रहा है, और स्पीड भी समय के साथ बदल रही है हर एक पार्टिकल की, और स्पीड भी समय के सापेक्ष बदल रही है। दूसरा इन्होंने माना कि जब तक कोई पार्टिकल टक्कर नहीं, सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू होता है और इस पार्टिकल से टक्कर करता है, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से चलना शुरू होता है, इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड कोलाइडिंग विद दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया गया पथ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया गया पथ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में होगा, अर्थात द पाथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। आगे इस थ्योरी ने माना कि कोलिजन्स की वजह से इस गैस की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सपोज करो ये पार्टिकल जैसे कोलाइड करता है तो ऐसा नहीं है कि होल गैस की डेंसिटी बदल जाए, और ऐसा भी नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन टाइम गैस की डेंसिटी चेंज हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त पर यहाँ खूब सारे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए और यहाँ बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये भी इस थ्योरी की एक अजम्पशन है। अगली अजम्पशन है कि ये सभी मॉलिक्यूल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं बिंदुवत, जिनका कोई आकार नहीं है, बहुत स्मॉल है। सब जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है तो इस जो दूरी दो कोलिजन्स के बीच में है उसके रेस्पेक्ट में
इसकी खुद की साइज लगभग नेग्लिजिबल है। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की ये डिस्टेंस, सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ टक्कर करने के बाद यहाँ से चला, यहाँ पर दूसरे पार्टिकल से टक्कर करता है, दोनों कोलिजन्स के बीच की ये दूरी, दोनों कोलिजन्स के बीच की ये दूरी फ्री पाथ, मुक्त पथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त पथ, फ्री पाथ कहलाता है। एक दूसरा वर्ड होता है मीन फ्री पाथ। सपोज करो इस एक पार्टिकल के बिहेवियर को मैं स्टडी कर रही हूँ। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ से गया, इससे टकराया, इससे टकराने के बाद ये पार्टिकल इस पार्टिकल की तरफ चला, इससे टकराया, यहाँ से चलने के बाद ये इस पार्टिकल से टकराया, यहाँ से चलने के बाद इधर गया। अगर मैं इस पार्टिकल को n टक्करों तक स्टडी करती रहूँ, n टक्करों तक स्टडी करती रहूँ और उन n टक्करों में तय की गई दूरियों का एवरेज निकालूं, उन n टक्करों में तय की गई ये जो दूरियां हैं, जो अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं, पहली टक्कर में फ्री पाथ इतना है, दूसरी टक्कर में फ्री पाथ इतना है, तीसरी टक्कर में फ्री पाथ इतना है, चौथी टक्कर में फ्री पाथ इतना है, n टक्करों तक मैं इस पार्टिकल के मोशन को स्टडी करूं और उन सभी n टक्करों के पाथ का, फ्री पाथ का एवरेज निकालूं, वह मीन फ्री पाथ कहलाता है। दूसरा तरीका भी है मीन फ्री पाथ निकालने का। एट ए टाइम, एक ही समय पर सभी n पार्टिकल्स का पहला और दूसरा कोलिजन देखूं और उन सभी n पार्टिकल्स के लिए पहले और दूसरे कोलिजन के बीच की दूरियां लेकर n का भाग दिया जाए, तो भी क्या निकल के आएगा, मीन फ्री पाथ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दो कोलिजन्स के बीच में जो दूरी है वो सिंपली फ्री पाथ कहलाता है। अगर इसे हम n टक्करों के लिए या n पार्टिकल्स के लिए एवरेज आउट करते हैं, तब ये क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। सपोज करो इस कंटेनर में मैं गैस का प्रेशर बढ़ा देती हूँ, इस कंटेनर में मैं गैस का प्रेशर बढ़ा देती हूँ, मतलब गैस उतनी ही है, कंटेनर की साइज छोटी कर देती हूँ, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टक्करें इंक्रीज होंगी, और टक्करें इंक्रीज होंगी तो फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसीलिए प्रेशर बढ़ने के साथ फ्री पाथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगली इसकी जो पोस्टुलेट है वो है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टक्कर का समय है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टक्कर का समय है वो इन दोनों टक्करों के बीच में इस पथ को पार करने में लगने वाले समय के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, इस पार्टिकल से टक्कर करनी, इसने इतनी दूरी तय की, इसमें कुछ समय लगा होगा, सपोज करो ये t1 समय लगा। ये पार्टिकल यहाँ पहुँचकर इस मॉलिक्यूल से टक्कर करता है और इस टक्कर में मान लो कि t2 समय लगता है, तो ये t2 समय बहुत ही कम है t1 की तुलना में, लगभग नेग्लिजिबल है। अगली इसकी अजम्पशन है कि द मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिए हैं ये सभी क्या हैं, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स। और ये जो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर करते हैं वो सभी टक्करें इलास्टिक हैं, और साथ ही साथ इन मॉलिक्यूल्स की दीवारों से टक्कर भी इलास्टिक है। अर्थात जब पार्टिकल या मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है या मॉलिक्यूल जब दीवार से टकराता है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। अगली इसकी अजम्पशन है कि इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। इनकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है
और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे इस गैस को परफेक्ट गैस माना है और परफेक्ट गैस में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होती है, एट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल या शून्य मानते हैं, तो इनके बीच में कोई एट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसका मतलब इन मोलिक्यूल्स की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, अर्थात इस गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। ये सभी अजम्पशंस हैं, हमने माना है कि ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि ये गैस परफेक्ट गैस है। अदरवाइज हम देखें तो सभी गैसेज रियल गैसेज हैं और दे डेविएट देयर बिहेवियर फ्रॉम द आइडियल गैस। लेकिन हमने माना है कि हम आइडियल गैस को कंसीडर कर रहे हैं और ये हमारे पोस्टुलेट्स हैं। ये पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग उतार सकते हैं। हम देखते हैं जो कंटेनर में हमने गैस भरी थी वो कंटेनर की दीवारों पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है या कितना प्रेशर लगाती है। काइनेटिक थ्योरी उसको कैसे डिराइव करती है। तो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द pressure exerted by an ideal gas। इस थ्योरी में जो गैस हमने ली है वो कैसी गैस ली है? आइडियल गैस ली है। तो ये आइडियल गैस कंटेनर की दीवारों पे कितना प्रेशर लगाती है उसका डेरिवेशन हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से करते हैं। सपोज करो हमने ये कंटेनर लिया है, ये क्यूबिक कंटेनर लिया है हमने, बनाने में थोड़ा सा है, जिसकी तीनों भुजाएं L, L और L हैं। क्यूबिक कंटेनर या क्यूबिक वेसल है जिसकी तीनों भुजाएं सेम है, जितनी ऊंचाई है उतनी चौड़ाई है और इतनी ही लंबाई है। इस क्यूबिक कंटेनर में एक आइडियल गैस भरी, अगर डायमेंशन दिशाएं देखी जाए तो मैं मान लेती हूँ ये x डायरेक्शन है, ये y और ये z डायरेक्शन है। ठीक, इसमें मैंने एक आइडियल गैस भरी। ये आइडियल गैस सपोज करो ये एक फेस है, ये पीछे वाला फेस है, इस फेस को मैंने A1 नाम दिया है और इस पीछे वाले फेस को A2 नाम दिया है। ये वाली गैस इस फेस, सबसे पहले देखते हैं कि ये गैस इस फेस A1 पर कितना प्रेशर लगाती है। सपोज करो
ये कोई मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी v है। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो x डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी का घटक vx होगा। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो मैं मान लेती हूँ कि x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन है, में इसके वेलोसिटी का घटक vx होगा। y इसी तरीके से y डायरेक्शन में vy और z डायरेक्शन में vz होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से चलता है और मैं मानती हूँ कि ये मॉलिक्यूल इस फेस से चलने के बाद बीच में कहीं भी टक्कर नहीं करता है, सीधा यहाँ टक्कर करता है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से चला, इसने इस फेस पे दीवार से टक्कर की, और चूंकि हम पोस्टुलेट्स में मान चुके हैं कि इस मॉलिक्यूल की इस वॉल या दीवार के साथ टक्करें पूर्णतया प्रत्यास्थ हैं, तो जितने वेलोसिटी से ये पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा था, सेम उतनी ही डायरेक्शन से, सेम उतनी ही वेलोसिटी से वापस अपोजिट डायरेक्शन में लौट आएगा। चूंकि दीवार के साथ जो टक्कर है वो कैसी है, इलास्टिक है। इसका मतलब सपोज करो इस पार्टिकल का मास m है, m मास का पार्टिकल vx वेलोसिटी से दीवार पे टक्कर करता है, तो कितना मोमेंटम वहाँ पे इम्पार्ट करेगा, mvx। वापस उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वापस कितने मोमेंटम के साथ आ रहा है, mvx। तो चेंज ऑफ द मोमेंटम कितना हो गया, जाते समय मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, आते समय इस डायरेक्शन में है, पर साथ साथ वेलोसिटी की दिशा भी बदल गई है। इसीलिए द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल कितना होगा, सपोज करो मैं डेल्टा पी से लिखती हूँ, डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा, m मास का पार्टिकल vx वेलोसिटी कंपोनेंट से उस डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा पार्टिकल वापस आ रहा है माइनस m, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल गई है, इसलिए एक माइनस और mvx 2mvx। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, पार्टिकल के मोमेंटम में या मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, 2mvx। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल L है, अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल L है, तो पार्टिकल को फर्स्ट टक्कर वापस इस दीवार पे गया और वापस यहाँ पे आया, पार्टिकल यहाँ से टकराने के पश्चात वापस गया और वापस यहाँ पर आया, तो इसी दीवार पर लगातार दो टक्करों के बीच में कितना समय लेगा, इस दीवार पर लगातार दो टक्करों के बीच में कितना समय लेगा। सिंपल सी बात है, समय बराबर वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय क्या हो जाएगा, समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा वेग। अब हमें चाहिए समय डेल्टा टी, दूरी कितनी हो गई, यहाँ से पार्टिकल गया, इस दीवार से टकराया, वापस यहाँ पे आ गया, दूरी कितनी है 2l, वेग कितना है vx। अर्थात A1 फेस के साथ दो कंसिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में लगा समय कितना होगा, इतना। द टाइम बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ molecule with phase A1 कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2l अपॉन
Vx। पर सेकंड कितने कोलिजन होंगे इस सरफेस के साथ? अगर पर सेकंड कोलिजन देखने हैं, कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल with phase A1 in per unit टाइम कितने होंगे? Vx अपॉन 2L। इतने समय में इतने कोलिजन हो रहे, पर सेकंड कितने होंगे? Vx अपॉन 2L। इसका मतलब पर सेकंड कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं। डेल्टा पी चेंज हो रहा है मोमेंटम में, पर सेकंड मोमेंटम चेंज देखना है तो डेल्टा पी इंटू Vx अपॉन 2L। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द molecule with phase A1 per unit time, पर यूनिट टाइम कितना होगा? 2m Vx इंटू Vx अपॉन 2L। कितना आया? m Vx स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, ये तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है? फोर्स। फोर्स हमें मिल गया है, एरिया हमें पता है इस फेस का, तो प्रेशर कितना है अपन निकाल सकते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? प्रेशर होता है। तो यहाँ से हमें फोर्स मिल गया है, एरिया हमें मालूम है L इंटू एल क्यूब है, भुजाएं दोनों बराबर है, L इंटू एल एरिया। तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर exerted by the molecule on phase A1 कितना आएगा? m Vx स्क्वायर अपॉन L वन अपॉन एल स्क्वायर। वन अपॉन एल स्क्वायर क्या है? इस फेस का एरिया, L इंटू एल। ठीक है, अब अगर इस कंटेनर में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता तो ये फोर्स या ये प्रेशर अप्लाई हो रहा था, लेकिन चूंकि कंटेनर गैस से भरा हुआ है और गैस में खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, मान लेते हैं कि गैस में कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल L मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से उस फेस A पर कितना प्रेशर लगेगा? टोटल प्रेशर ड्यू टू द गैस ऑन फेस A1 कितना आएगा? m अपॉन एल क्यूब Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर Vx3 स्क्वायर। और चूंकि हमने माना है कि गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज द कैपिटल N, इतना प्रेशर ये गैस इस वाली दीवार पे या वॉल पे एक्सर्ट कर रही है। चूंकि ये कंटेनर क्यूबिक है, सभी साइज इसकी सेम है, जितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब बराबर है, और गैस के कारण सभी दिशाओं में प्रेशर सेम है। जितना प्रेशर x डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही y डायरेक्शन में, उतना ही z डायरेक्शन में। तो कंटेनर के कारण, कंटेनर में भरी आइडियल गैस के कारण कंटेनर पर कुल प्रेशर कितना होगा? तो जो x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में जो है, z डायरेक्शन में जो है,
उसका मीन निकालते हैं। मीन प्रेशर क्या होगा? P = Px, अगर इसको Px नाम दे देते हैं, प्लस Py प्लस Pz/3। Px, Py, Pz सेम है, यहाँ से हम ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं mL3। Px से आएगा Vx1², Py से आएगा Vy1², और Z से आएगा Vz1², और तीनों मिला के क्या है? V1², V2², V3², Vn²। ये इस कंटेनर की गैस के कारण दीवारों पे लगाया गया कुल प्रेशर है। अब एक होता है RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। किसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड? जैसा कि डेफिनेशन में ही छुपा है, स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर करने के बाद उनका मीन निकालो, मीन निकालने के बाद उनका रूट निकालो। v का स्क्वायर, वेलोसिटीज का स्क्वायर, देन टेक देयर मीन, v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे हैं उनका मीन निकालो। स्क्वायर्स का मीन, स्क्वायर्स का मीन, नहीं कि वेलोसिटी का मीन, वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन। स्क्वायर मीन निकल गया, अब क्या निकालना है? रूट निकालना है। दिस इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं VRMS से डिनोट किया जाता है, इसको हम VRMS ही बोलते हैं। ये है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो v1² प्लस v2² प्लस v3², ये किसके बराबर हो जाएगा? v1² प्लस v2² v3² प्लस vn² इज इक्वल टू 2v², सॉरी नॉट 2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? n VRMS। मीन कैसे निकलता है? मीन कैसे निकलता है? सभी वेलोसिटीज के स्क्वायर का एडिशन प्लस जितनी वेलोसिटीज है या जितने पार्टिकल्स हैं उनका डिवाइडेशन। तो n क्या है? यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन कितना माना है? n, तो अपन किसका भाग देंगे? n का, ना कि 2 का। n v²RMS, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो p बराबर कितना हो जाएगा? m/3L³ n VRMS²। ये हमारा कुल प्रेशर निकल के आता है। एक आइडियल गैस को अगर कंटेनर में रखा जाए, L साइज के कंटेनर में, जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों L हो, उस कंटेनर में अगर एक आइडियल गैस को रखा जाए जिसका प्रत्येक मॉलिक्यूल का मास m है, गैस के अणु मॉलिक्यूल्स की संख्या कैपिटल N है, तो वो गैस उस कंटेनर की दीवारों पर
इतना फोर्स अप्लाई करेगी, इतना फोर्स अप्लाई करेगी। अब यहाँ पे m क्या है? m इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है, इतने मॉलिक्यूल उस गैस में अवेलेबल है, तो m इंटू n क्या हो जाएगा? कैपिटल M, टोटल मास ऑफ दी गैस। अगर मैं m इंटू n को ये लिखती हूँ तो p इज इक्वल टू कितना आएगा? m/3, और L क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ? इस वेसल या इस कंटेनर का आयतन, वॉल्यूम v स्क्वायर RMS, m/v द्रव्यमान बट्टा आयतन, 1/3 क्या होता है? रो, डेंसिटी v स्क्वायर RMS। दिस इज द प्रेशर। मुझे इसको भी बड़ा लिखना चाहिए और इसको भी बड़ा लिखना चाहिए। दिस इज द प्रेशर exerted by this ideal gas on the walls of this container, जहाँ पर रो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम या डेंसिटी, और ये क्या है? PRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।